नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा मुकम्मल हो गया है। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। सदर अशरफ गनी और नायब सदर अमीरुल्लाह सालेह मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। सदारती महल पर तालिबानी लड़ाके तैनात हैं। बैंकों के आगे लंबी कतारें हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर हज़ारों लोग इस उम्मीद में इधर उधर भाग रहे हैं कि शायद किसी फ़्लाइट में जगह मिल जाए और वो मुल्क छोड़ दें। तालिबान ने काबुल, खंदहार और मज़ार शरीफ जैसे बड़े शहरों में हर चौराहे पर चेक पोस्ट बना दिए हैं। इन पर तालिबानी लड़ाके तैनात हैं जो वहां से गुजरने वाले हर शख्स की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दे रहे हैं। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां, कार और बस की तरह हर कहीं चलती नजर आ रही हैं। तालिबान के लड़ाके खुली जीप में सड़कों पर जीत का जश्न मना रहे हैं। इन सब के बीच अफगानिस्तान के आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। काबुल में कई जगह गोलाबारी और लूटपाट की खबरें हैं। सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों में लूटपाट हुई है। तालिबान का कहना है कि उनके नाम पर गैर समाजी अनासिर लूटपाट कर रहे हैं। सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए हैं। लूटमार करने वाले लोगों को तालिबानी लड़ाकों ने गोलियां भी मारी हैं। من هو هذا الشخص الذي قام بالتسليم بتسليم القصر الرئاسي؟ احترام انا اوصل كل الكلمات بالكلام. وقام بتسليم القصر الرئاسي السيد अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग मुल्क छोड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। पीर के रोज़ हवा में उड़ते प्लेन से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट था और जानकारी के मुताबिक लोग इसकी बॉडी पर लटक कर सफ़र कर रहे थे। काबुल शहर के आसमान में उड़ते प्लेन से गिरते लोगों का वीडियो भी सामने आया। इसमें एक के बाद एक लोग नीचे गिरते दिख रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि मुल्क छोड़ने के लिए ये लोग मिलिट्री प्लेन के टायरों के बीच में खड़े हो गए थे। काबुल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, ये लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। शहर के लोगों ने उन्हें गिरते हुए देखा, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई है। फिलहाल एयरपोर्ट अमरीकी फ़ौजियों के कंट्रोल में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर हुई गोलाबारी में 5 लोग मारे गए हैं। एक और खबर आई है कि ये मरने वालों की वहाँ तादाद 8 हो गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। वीडियो में एयरपोर्ट पर लाशें नज़र आ रही हैं। इधर अमेरिका ने कहा है कि वो एयरपोर्ट पर अपने 6000 फौजी तैनात करेगा ताकि शहरियों को महफूज बाहर निकाला जा सके। अभी काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात हैं। मुल्क छोड़ने के लिए लोग हज़ारों की तादाद में वहां जमा हो गए हैं। कई ऐसे भी हैं जो बिना कोई सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं।
الله أكبر الله أكبر. अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। एम्बेसी के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल हक आज़ाद ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि वो अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल हक ने कहा कि मैं इंडियन एम्बेसी के ट्विटर हैंडल को खोल नहीं पा रहा हूं, लगता है कि इसे हैक कर लिया गया। मेरे एक दोस्त ने ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजा है, जो स्क्रीनशॉट अब्दुल हक ने शेयर किया उसमें हैकर ने एक पोस्ट की है। इसमें लिखा है कि गनी बाबा यानी अशरफ गनी अपने धोखेबाजों के साथ फरार हो गए, आज हम अपना सर शर्म से पीट रहे हैं। अशरफ गनी ने सब बिगाड़ दिया, एक भगोड़े की खिदमत करने के लिए आज हम सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं। ऊपर वाला इस धोखेबाज को सज़ा देगा, हमारी तारीख में उसका नाम एक धब्बा है। कांग्रेस ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां हिंदुस्तान की दौलत पर खतरे के साथ बेशुमार हिंदुस्तानी खतरे में आ गए हैं, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि उनकी हुकूमत हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी के लिए क्या इक़दाम कर रही है। कांग्रेस के शोबे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को मीडिया को बताया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल नाजुक मोड़ पर है और वहाँ सिफारत खाने के अमले के साथ साथ दीगर हिंदुस्तानियों की जिंदगियाँ भी खतरे में हैं। सियासी सूरत हाल से पैदा होने वाले हालात के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को देखते हुए हुकूमत को मुल्क और अपोजिशन को पूरी मालूमात देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहना चाहिए। उनकी खामोशी हिंदुस्तानी शहरियों और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ा फरीक़ों के मफाद में नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इस हवाले से कोई फ़ैसला करते हुए हुकूमत को अपने शहरियों, सिफारत खाने के अमले और अफगानिस्तान के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान की बदनाम ज़माना ISI के साथ बराह रास्त रवाबित हैं। इसी तरह ये सब जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसी दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक हैं जो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस है, जिसके पेश नज़र हुकूमत हिंद को मुल्की मफाद में इक़दाम करने चाहिए और उन्हें इसके बारे में मुल्क को आगाह करना चाहिए। Silence of Narendra Modi government is deeply disturbing and highly intriguing, which is beyond any reasonable understanding. Modi government's refusal to set in motion a well thought out plan to evacuate our citizens is a gross abdication of its duty and is completely unacceptable. कैरिबियाई मुल्क हैती में हफ्ते और इतवार के रोज़ आए ज़ोरदार ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 1297 हो गई है। मुल्क के सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के हेड जेरी चैंडलर के मुताबिक 2800 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़्यादातर अमवात मुल्क के जनूबी इलाके में हुई है, यहाँ लगभग 500 लोगों की जान गई। एजेंसी के अहदेदारों ने बताया कि ज़लज़ले से 2868 घर टूट गए हैं और 5410 को नुकसान पहुँचा है। ज़लज़ले से कई अस्पताल तबाह हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, जिससे चीज़ों की सप्लाई और आमद-ओ-रफ्त पर असर पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म एरियल हेनरी ने कहा कि अभी लोगों तक इलाज की सहूलत पहुंचाने का इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। हमने मुतासरा इलाक़ों में हेल्थ केयर वर्कर्स और दवाएं भेजने शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों को फौरी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमने उनमें से कुछ लोगों को निकाल लिया है। हैती में हफ्ते के रोज़ 7.2 और इतवार के रोज़ 5.8
इंटेंसिटी का ज़लज़ला आया था। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का एपिसेंटर लेस के शहर से नॉर्थ वेस्ट में 51 किलोमीटर की दूरी पर था। इसकी गहराई करीब 30 किलोमीटर आंकी गई। इस बीच अमेरिका ने हैती को मदद का भरोसा दिलाया है। हैती बहुत छोटा सा मुल्क है। इसकी जुमला आबादी 1 करोड़ 10 लाख है। 2010 में यहाँ ज़लज़ले ने सब कुछ तबाह कर दिया था। तब 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 2016 में यहाँ मैथ्यू ने तबाही मचाई थी, उसमें 2000 लोग मारे गए थे। मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान भी चल रहा है। 7 जुलाई को वहाँ के सदर मोइस का कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद से हालात काफ़ी अनस्टेबल हैं। ज़लज़ले के बाद मुल्क में खाने पीने समेत दूसरी बुनियादी चीज़ों की सप्लाई की कमी हो गई है। कई अस्पतालों को भी नुकसान हुआ है। इससे ज़ख्मियों के इलाज में दिक्कत हो रही है। खुले में बिस्तर लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है। कई इमारतें गिर गई हैं। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अमेरिका की अलास्का में भी हफ्ते के रोज़ 6.9 इंटेंसिटी का ज़लज़ले का झटके महसूस किए गए थे। हालांकि वहां किसी नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले 28 जुलाई को भी अलास्का में भयानक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। मरकजी हुकूमत मुबैना पेगासस जासूसी केस की तहकीकात के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देगी। ये इत्तला मरकजी हुकूमत की जानिब से वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अदालत उज़्मा के सामने दायर करदा हलफनामे में दी गई है। मरकजी हुकूमत ने ताहम इससे इनकार किया कि उसने किसी की जासूसी कराई है। मरकज़ ने अपने हलफनामे में कहा कि हमारी तरफ से कोई जासूसी या गैर कानूनी निगरानी नहीं की गई। मरकज़ ने दरख्वास्त गुजारों के तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजारों में सीनियर सहाफ़ी एन राम, शशि कुमार, CPIM के ऐवान बाला राज्यसभा के रुकन जॉन बर्टास, सहाफ़ी परंजय गोहा ठकोरता, SNM आबिदी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार और उपशा शताक्षी, समाजी कारकुन जगदीप छोकर और दीगर लोग शामिल हैं। शर्मा ने इस मामले में सबसे पहले पिटीशन दायर की थी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने कहा था कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो ये एक इंतहाई संगीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर के रोज़ 2 लोगों ने खुदकशी की कोशिश की। कोर्ट के गेट नंबर D पर एक खातून और मर्द ने खुद को आग लगा ली। इसके फौरी बाद उन्हें पुलिस वैन से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दोनों 40% झुलस गए हैं। खुदकशी की कोशिश करने वाली खातून ने उत्तर प्रदेश के घोसी से MP अतुल राय के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं वो मर्द इस मामले का गवाह है। खुद को आग लगाने से पहले इन दोनों ने सोशल मीडिया पर लाइव किया था। इसमें खातून ने खुद को रेप से मुतासिर बताया और कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक इंसाफ नहीं मिला। ये दोनों कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़रूरी आइडेंटिटी कार्ड नहीं होने की वजह से सिक्योरिटी अहलकारों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इसी बीच उन्होंने खुद को आग लगा ली। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंगे फ्यूल के लिए पिछली यानी UPA हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हम उनके बोझ ढो रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का इम्कान कम है। ये बात उन्होंने तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 3 रुपये घटाने से जुड़े सवाल के जवाब में कही। वज़ीर फाइनेंस ने पीर के रोज़ कहा कि मनमोहन हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटाने के लिए 1,44,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। इसका रीपेमेंट हमें करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक 1,31,000 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग रही। 2026 तक हुकूमत को ब्याज के तौर पर ही 37,340 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करना मुमकिन नहीं है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पिछले 5 साल में ऑयल बॉन्ड पर 70,196 करोड़ रुपए का ब्याज भरा है। UPA हुकूमत ने 2005-09 के दौरान ऑयल बॉन्ड जारी कर फंड जुटाया था। इससे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद फ्यूल प्राइसेस के दाम नहीं बढ़े थे। UPA हुकूमत ने ऑयल बॉन्ड जारी कर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए कर्ज लिए थे। ऐसे में मौजूदा हुकूमत को इसका पेमेंट करने में मुश्किल हो रही है। मरकजी हुकूमत का बयान ऐसे वक्त में आया जब तमिलनाडु हुकूमत ने फ्यूल टैक्स में 3 रुपये की कटौती की गई। रियासती हुकूमत के इस ऐलान के बाद उसे हर साल 1,160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मुल्क में पेट्रोल का बेस प्राइस 41 और डीजल का 42 रुपये है। मरकजी
और रियासती हुकूमतों की तरफ से लगने वाले टैक्स से उनकी कीमतें मुल्क के कई हिस्सों में 110 रुपये के पार पहुंच गई हैं। मरकजी हुकूमत पेट्रोल पर 33 और डीजल पर 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है। कोरोना वबा की दूसरी लहर से घरेलू मईशत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन रिकवर करती इकोनॉमी की रफ्तार ज़रूर धीमी पड़ी। हालांकि वैक्सीनेशन बढ़ने और कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद से जो पाबंदियां घटी हैं उसका काफ़ी फ़ायदा मईशत को मिलने लगा है। एक बार फिर से मईशत पटरी पर लौटने लगी है, जिससे घरेलू मईशत सुधरने लगी है। SBI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक माशी सरगर्मियों को जो दिखाता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, वो इंडिकेटर्स जुलाई में रिकवर हुए हैं। साथ ही जुलाई में माशी आंकड़े भी मई और जून के मुकाबले अच्छे रहे हैं। अगर हम इनकी तफसील देखें तो अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को जुलाई में राहत मिली। इस महीने महंगाई की शरह 5.59% रही, जो पिछले 3 महीने का इसका सबसे निचला लेवल है। साथ ही महंगाई की शरह का ये आंकड़ा रिजर्व बैंक के कंफर्ट जोन में आ गया है, जो कि 2% से 6% है। इससे पहले महंगाई की शरह मई और जून के दौरान 6% से ऊपर रही थी। GST कलेक्शन की बात करें तो वजारत फाइनेंस के मुताबिक जुलाई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से होने वाले कलेक्शन 1,16,393 करोड़ रुपए रहा। जून में आंकड़ा 92,849 करोड़ रुपए था। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करें तो मुल्क का एक्सपोर्ट जुलाई में सालाना की बुनियाद पर 49.85% बढ़कर 35 अरब डॉलर से ज़ायद रहा। इसमें पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग और जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट सबसे आगे रहा। इसी तरह इंपोर्ट भी लगभग 63% बढ़कर 47 अरब डॉलर के करीब हो गया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के PhD चैम्बर के प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल कहते हैं कि कोरोना मुतासरीन की तादाद में गिरावट और पाबंदियों में ढील से माशी सुधार दिखने को मिल रहा है, जो कि अप्रैल में 2021 के दौरान बुरी तरह मुतासिर हुआ था। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो होलसेल महंगाई की शरह है उसके आंकड़े आ गए हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक जुलाई में होलसेल महंगाई की शरह 11.16% रही, जो कि जून में 12.07% थी। इन शरहों में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है, जबकि इसका आंकड़ा लगातार तीसरे महीने डबल डिजिट में रहा। रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट की होलसेल इन्फ्लेशन में महंगाई की गिरावट की सबसे बड़ी वजह खाने पीने के आइटम के भाव में गिरावट है। जुलाई 2021 का आंकड़ा साल भर पहले के मुकाबले -0.25% रहा। वजारत ने अपने बयान में कहा कि जुलाई में होलसेल इन्फ्लेशन पर डबल डिजिट में है, क्योंकि क्रूड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भाव बढ़े हैं। साथ ही पिछले साल के मुकाबले फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और केमिकल समेत मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसे बेसिक मेटल के दाम भी बढ़े हैं। जारी आंकड़ों के मुताबिक क्रूड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जुलाई में 40.28% महंगे हुए, जो कि जून में 36.34% महंगा हुआ था। फूड आर्टिकल्स की बात करें तो ये लगातार तीसरे महीने सस्ता हुआ है, जबकि प्याज के दाम 72.01% बढ़े हैं। पिछले हफ्ते ही RBI ने महंगाई की शरह पर काबू रखने के लिए एक स्ट्रैटेजिक रेट्स को जस का तस रखने का फैसला किया था। अभी रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। मेघालय में एक दहशतगर्द की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद तशद्दुद का दौर शुरू हो गया है। वज़ीर आला कोनराड सांगमा के घर पेट्रोल बॉम्ब फेंका गया। ये वाक़या इतवार के रोज़ का है। हालांकि इसमें कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त वज़ीर आला अपने घर पर मौजूद नहीं थे, उनका घर खाली था। ये तशद्दुद इतवार के रोज़ शुरू हुई। आसाम के एक गाड़ी पर भी हमला किया गया। इसमें ड्राइवर शदीद रूप से ज़ख्मी हो गया। कई इलाकों में पथराव और आगजनी के वाक़यात भी हुए हैं। इसके बाद शिलांग में 2 दिन कर्फ्यू लगा दिया गया है। रियासत के कई इलाकों में इंटरनेट खिदमात भी बंद कर दी गई हैं। ईस्ट, वेस्ट और साउथ खासी हिल्स और रिभोई में इंटरनेट 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि फ़िलहाल आसाम के लोग शिलांग ना जाएं। 13 अगस्त को चेस्टरफील्ड थांक्यू नाम के एक अस्करियत पसंद है, उन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया। पुलिस का कहना था कि 2018 में ब्लास्ट की साजिश इसी दहशतगर्द ने रची थी।
इसको इतवार के रोज़ इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इसके बाद से ही तशद्दुद शुरू हो गया। तशद्दुद के बाद पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। ओहदेदारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट ना डालें जिससे हालात और ज़्यादा भड़कें। इस बीच मेघालय के वज़ीर दाखिला लहकमन रिम्यू ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा उस दहशतगर्द के एनकाउंटर की मुखालिफत में दिया। उन्होंने वज़ीर आला को भेजे गए अपने इस्तीफ़े में लिखा कि थांक्यू के घर पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद एनकाउंटर में उसे मार दिया। इस दौरान पुलिस ने अपने उसूलों की हद पार कर दी। इस वाक़े से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई है और इस पूरे मामले की मैं जांच का मुतालबा करता हूँ। फौज, बहरिया, सबमरीन रेस्क्यू यूनिट और पुलिस की मुश्तरका तलाश और बचाव टीम ने इतवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिशोली इलाके में रंजीत सागर हेलीकॉप्टर हादसे में लापता पायलटों में से एक की लाश बरामद की। कठुआ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रमेश कोतवाल ने आज बताया कि एक लापता पायलट की लाश मुश्तरका टीमों ने गुज़िश्ता शाम को बरामद की है। रमेश कोतवाल ने कहा कि सर्च टीम को लेफ्टिनेंट कर्नल AS बाद की लाश रंजीत सागर झील से 75 मीटर की गहराई से मिली। उन्होंने कहा कि दूसरे पायलट की लाश को तलाश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बहरिया की आबदोज की रेस्क्यू यूनिट 13 अगस्त को बिशोली के इलाके में रंजीत सागर डैम के गहरे पानी में गिरने वाले हेलीकॉप्टर के पायलटों का सुराग लगाने में मसरूफ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से नाश्ते पर मुलाकात की। ओलंपिक दस्ते के खिलाड़ी बशमूल नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में मुल्क के लिए तलाई, और मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मुल्क के लिए नखरेई तमगा जीता, आज सुबह 7 रेस कोर्स रोड पर वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंचे। वज़ीर आज़म ने आज उन खिलाड़ियों के लिए नाश्ते का अहतमाम किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुल्क के 75वें यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में ओलंपिक खिलाड़ियों को लाल किले में मदऊ किया था। अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म ने खुलकर उन खिलाड़ियों की तारीफ़ की थी और हमवतनों से कहा था कि वो खुले दिल से उनका इस्तकबाल करें। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म ओलंपिक खेलों के आगाज़ से पहले ही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे हैं। उन्होंने टोक्यो में फ़ोन पर बात करते हुए कई खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि मुल्क को उन पर फ़ख्र है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर एक तरफ हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानियाँ देने वालों और मुल्क की बुनियाद कायम करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया, वहीं मरकज़ की मौजूदा नरेंद्र मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस पर कई तरह के इल्ज़ामात भी आयद किए। उन्होंने अपने बयान में मरकज़ी हुकूमत पर जमहूरियत को तानाशाही में बदलने की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया। यौम आज़ादी के 75वें साल में दाखिल होने हुए हिंदुस्तान के सामने कई चैलेंजेस की तरफ इशारा करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इधर कुछ सालों में कई महाज पर हमारे मुल्क की तरक्की उल्टे रास्ते पर चली गई है। सोनिया गांधी ने अपने बयान में लिखा कि इस साल का यौम आज़ादी एक आज़ाद मुल्क की शक्ल में हिंदुस्तान के 75वें साल की शुरुआत की अलामत है। काबिल फ़ख्र जश्न, गहरे फ़िक्र और नए सिरे से अज़ाइम का मौका है। ये उन लोगों की कुर्बानियों को याद करने का मौका है जिन्होंने जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी और जिन्होंने हिम्मत के साथ एक खुशहाल और जमहूरी कौम का तस्वुर किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज हम अपने कौम के बानियों को उनके ताउन को याद करते हैं और उनकी इज्जत अफजाई करते हैं। महिला कांग्रेस की सदर और साबिक लोकसभा रुकन सुष्मिता देव ने पीर को कांग्रेस की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो TMC में शामिल हो गई। उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को ख़त लिखकर अपना इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन ख़त में इस्तीफ़ा देने की कोई वजह नहीं बताई। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफ़े में सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने कई दहाइयों तक कांग्रेस की खिदमत की और इस दौरान उनकी रहनुमाई के लिए सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। वो दूसरे कांग्रेस कायदीन का भी शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने इस दौरान उनका साथ दिया। कुछ अरसे से सुष्मिता देवी के इस्तीफ़े की खबरें कांग्रेस से बार बार आ रही थी, लेकिन हर बार उन्होंने इन खबरों को गलत कहा और कई बार पार्टी ने उनके इस्तीफ़े की खबरों की तरदीद भी की। इस बार उन्होंने सुबह में ही एक वाज़ेह इशारा दे दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के साथ साबिक कांग्रेस रुकन लिखकर पार्टी छोड़ दी है। तजुर्बेकार लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीर संतोष मोहन देव की बेटी देव सलचर पार्लिमानी सीट से 16वीं लोकसभा की रुकन थी। उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के नौजवान रहनुमा की हैसियत से अहम किरदार अदा किया और वो कांग्रेस के हर एजेंडे पर आवाज़ उठाती थी और ऐवान में पार्टी के लिए बोलती थी। जैसे ही उन्होंने महिला कांग्रेस का चार्ज संभाला, उन्होंने बीजेपी पर हमला करना जारी रखा और ख़ास तौर पर महंगाई और ख़वातीन के मसाइल पर
वो काफ़ी खुलकर बोलती थी। सुष्मिता देव के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के कई लीडर अब ये सवाल खुलकर करने लगे हैं कि पार्टी को इस बात पर गौर करना चाहिए कि यूथ लीडर कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम के रुकने पार्लियामेंट बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि सोचने और गौर करने का मौजू है कि पार्टी से आखिर सुष्मिता देव जैसी यूथ लीडर अलग क्यों हो रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि इस बारे में संजीदगी से गौर व खौस होना चाहिए। वहीं साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने तंज करते हुए कहा कि सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, यूथ लीडर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और हम बुजुर्गों पर पार्टी को कमज़ोर करने के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। पार्टी पूरी तरह आंख बंद कर आगे बढ़ रही है। I arrived at Kolkata this morning accompanied by Honorable Member of Parliament Derek O'Brien. I had the opportunity to meet Abhishek Banerjee, who's the General Secretary of All India Trinamool Congress. It was a very, very good discussion. He has excellent vision and clarity for the party. And after that, all three of us went to meet the Honorable Chief Minister of West Bengal at her office. It was an excellent discussion. Clearly, she has an excellent future vision for the party, and I hope to be helpful in that regard. And I will be. बीजेपी ने आज से मुल्क भर में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। मोदी हुकूमत के 39 नए वज़रा की जानिब से ये यात्रा निकाली गई है। ये वज़रा अपने अपने रियासतों में 3 से 4 ज़िलों तक इसे लेकर जाएंगे। ज़िलों में होते हुए वो अपने लोकसभा हलके में जाएंगे। इस दौरान 212 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ये कवर करेंगे। ये यात्रा 19 रियासतों की 265 अजला से होकर निकलेगी और 19,566 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूरी होगी। इसका अहम मकसद असेंबली इंतखाबात से पहले पार्टी वर्कर्स में नई जान फूंकना है। साथ ही मरकज़ी हुकूमत के काम आवाम तक पहुँच रहे हैं या नहीं, इस पर आम लोगों से बातचीत भी करना है। लोगों को मरकज़ की स्कीम्स के बारे में अवेयर करना भी इसका मकसद है। वेस्ट बंगाल में आज खेला होबे दिवस यानी खेला होबे डे मनाया गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि इस दिन ज़रूरतमंद बच्चों को फुटबॉल बांटी जाएगी। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष ने कहा कि बच्चों और नौजवानों के बीच खेलों को बढ़ावा देने की ये पहल है। बीजेपी शायद इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं, जो सही नहीं है। दरअसल इस साल वेस्ट बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान खेला होबे नारे का खूब इस्तेमाल हुआ था। ममता बनर्जी ने बार बार बीजेपी के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल किया था, जो इलेक्शन में टीएमसी के खिलाफ अहम दावेदार थी। उनका कहना है कि मरकज़ में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने तक ये सियासी लड़ाई जारी रहेगी। कुछ दिनों पहले कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भीड़ को मुखातिब करते हुए सीएम बनर्जी ने खेला होबे के नाम से इस स्कीम का ऐलान किया था। आखिर में बात करते हैं कोरोना के केसेस की। दुनिया भर में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है और आज इन केसेस की मजमूई तादाद 20,81,89,000 पहुंच गई है, जबकि इस वबा से अब तक 43,78,718 लोग हलाक हो चुके हैं। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,212 नए मामले सामने आए, 35,497 ठीक हुए और 421 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 2,709 की कमी आई। अब भी मुल्क भर में 3,76,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।